हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार डायफ्रैक्शन में हम डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट कर रहे थे। जहाँ पे बेटा हमने उसको एंड किया था वहीं से उसको क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें 2-3 पॉइंट्स अभी अपने रहते थे। तो सबसे पहला काम, डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वाले टॉपिक को क्या करें, कंप्लीट करें 2-4 मिनट में। कहाँ पर थे हम, उस पर आते हैं, उसके बाद जल्दी उसको कवर अप कर लेते हैं। ओके, तो हेडिंग वगैरह बेटा आपकी डली हुई है। क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ओके, तो डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वाला अपना टॉपिक चल रहा है। ये किसका एग्जांपल है भाई, फार फील्ड डायफ्रैक्शन, यानी कि फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का एग्जांपल में किसका एग्जांपल है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, यानी कि फार फील्ड, यानी कि सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होने चाहिए, लेकिन हमने सिचुएशन क्रिएट कर इसको लैब कंडीशन में कैसे स्टडी करते देख लिया हुआ है। ओके जी, फिर हमने बोला यार इस डायफ्रैक्शन एंड सिंगल स्लिट को कैसे कवर अप करना है। नंबर 1, इसका क्या चाहिए मुझे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए इस पे, कि जी पैटर्न कैसा बनेगा, जिसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, तीसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए, इसकी कंडीशंस। पैटर्न बनेगा तो पैटर्न में मैक्सिमा मिनिमा आएंगे, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, कहीं ब्राइटनेस कहीं डार्कनेस। अब हमें उसकी कंडीशन चाहिए होंगी, तो कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, जब ये सब हो जाएगा तो जो आपका पैटर्न बनेगा उसमें मैक्सिमा होंगे भाई, मिनिमा होंगे, सेंटर पे जो होगा वो मैक्सिमा होगा, उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो सेंटर पे जो मैक्सिमा है उसको हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, और हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, विड्थ। ओके, यानी चौथा पॉइंट था अपना, ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई, तुमने लिखा हुआ है, हम तो रिवाइज करवा रहे हैं। कंटिन्यूटी में जाना ना, तो जहां पे छोड़ा था वहां तक लेके तो आए। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करनी है, यानी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। 5वें नंबर पर हमने बोला क्या डिस्कस कर लेंगे, वैसे बातों बातों में डिस्कस कर ही लिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ठीक है जी, इंटरफेरेंस बिटवीन, सॉरी डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ओके जी, तो यार हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर चुके हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न भी अपना बन चुका है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा भी यार डिस्कस कर चुके हैं। जो पैटर्न था अपना वो कैसा था जी, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया, इंटेंसिटी पैटर्न बोलते हैं बेटा इसको। इस तरफ इंटेंसिटी प्लॉट करनी है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर इंटेंसिटी प्लॉट कर दी हमने, फ्रेम से बाहर ना चले जाए भाई। तो ये इंटेंसिटी प्लॉट कर दी ऊपर की ओर, ये स्क्रीन है मान लो, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इसके बाद ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। ठीक है जी, कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, हमने बनाया था। ओके जी, अब इस पैटर्न की खास बात क्या है, सेंटर पे मैक्सिमा है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, लेकिन मैक्सिमास की इंटेंसिटीज डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, मैक्सिमास की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ओके, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा में वो भी हमने यार देख ली थी, कि हमने बात की हुई है इसमें कि फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन बनेगी। मैक्सिमा की कंडीशन थी कि जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 2n+1 λ/2, या यहां से
डी साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, या यहां से साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2d। ये थोड़ा छोटा लिख रहे हैं लेकिन हमने इनको कवर अप किया हुआ है, आता है हमें। ओके, ये मैक्सिमा के लिए था। मिनिमा के लिए थे क्या था भाई? फॉर मिनिमा, ये मैक्सिमा की कंडीशन थी। फॉर मिनिमा पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? एन लैम्डा, यानी डी साइन थीटा क्या होना चाहिए? एन लैम्डा, यानी कि साइन थीटा क्या होना चाहिए? एन लैम्डा बाय डी। ओके, ये बात अपनी हुई थी। फिर हमने बोला ये तो ठीक है, लेकिन अगर डायफ्रैक्शन स्मॉल हो, डायफ्रैक्शन को खास ना हो, बहुत कम हो, तो उसमें फिर अपनी जो मिनिमा की कंडीशन बनती है वो बन जाती है थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी, और जो मैक्सिमा वाली बन जाती है वो बन जाती है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2d। तो ये मेनली हम यूज कर चलते हैं बेटा। सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट किसको माना जाता है? क्योंकि हम नॉर्मली लाइट के लिए डायफ्रैक्शन को कम ही लेकर चलेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो डायफ्रैक्शन में कौन से माने जाते हैं? मैक्सिमा के लिए थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2d, मिनिमा के लिए थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाय d। तो ये हो चुका है, फिर भी हमने एक बार लिख दिया। अब मैंने बोला फाइनली जो फाइनल रिजल्ट हमने मानने हैं वो क्या मानने हैं? कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा में कि जी मैक्सिमा के लिए जो थीटा है वो क्या चलेगा? इट विल बी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2d, और मिनिमा के लिए थीटा क्या चलेगा? n लैम्डा बाय d। ठीक है जी, तो ये अपनी बात हो चुकी है। 10 मिनट हमने लगा दिए फिर से, लेकिन अब क्या करें भाई, लगाने पड़ते हैं। चीजें ही कुछ ऐसी चल रही हैं। वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट इतनी आसानी से दिमाग में घुसने वाले नहीं होते भाई, तो बार बार रेपिटेशन कराई जा रही है। हाँ, एक बार हो गया तो इसमें अटेम्प्ट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट्स को अटेम्प्ट करना बेटा बहुत ही इजी हो जाएगा। अटेम्प्ट में इजी हो जाएंगे, बस एक बार समझ लो सारी बातों को। तो यहां तक बेटा अपनी बात होगी थी। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये जो मैंने अभी कराया बेटा, आपने कुछ नहीं लिखना था, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने बस थोड़ी सी रिवीजन कराई थी। अब हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हमने सेंट्रल मैक्सिमा की क्या फाइंड करनी है? विड्थ फाइंड करनी है। तो अब आप लिखोगे फोर्थ पॉइंट। हम क्या करने जा रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा की और बाकी मैक्सिमास की विड्थ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बेटा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो थोड़ा सा कंसेप्ट देखना। ये आपको पता ही है, पैटर्न है, इसकी लेबलिंग अब करवाई रखी है कल से। ठीक है, पैटर्न तो आपने बनाना नहीं था, वही पुराना पैटर्न था। लेबलिंग इसकी ऑलरेडी आपने की हुई है। अब थोड़ी सी कहानी अगली है, फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं हम। इस पे भी टीका लगा लेते हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हेडिंग डाल लो भाई। चौथे नंबर पे हमने क्या कैलकुलेट करना है? वी आर गोइंग टू फाइंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, वैसे ही हो जाएगा यार, ये मजाक मजाक में ही। तो पॉइंट बेटा जी ये है कि ये है मेरा स्क्रीन, यहां से कहीं से ये बना लेना भाई। लाइट ओरिजिनेट हो रही है, मतलब ये अपनी स्लिट है यहां पर जिसकी विड्थ डी है। अब ये आगे चलते हुए फैल रही है, मतलब अगर बिना डायफ्रैक्शन के देखूं तो सीधा जा रही है,
अगर डायफ्रैक्शन कंसिडर करें तो फैल रही है और स्क्रीन पे क्या बनेगा, उसके फैलने के कारण स्क्रीन पर एक पैटर्न बन रहा है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या है, मैक्सिमा है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन मान लो यहां मैक्सिमा है यार। इसके बाद यहां पर दोनों साइड पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा, मिनिमा दोनों साइड पे आएगा मिनिमा। मान लो ये किसकी पोजीशन है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है। ये हमें क्या प्रोवाइड करते थे, याद करो, एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमास। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमास। यानी इतने एंगल पे मैक्सिमा आएगा, इतने एंगल पे अगला मैक्सिमा आएगा, इतने एंगल पे अगला मैक्सिमा आएगा। ये मिनिमा की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। तो फिर से सुनो भैया, सेंटर से सबसे पहले जब मैक्सिमा खत्म होगा सेंटर वाला तो क्या आएगा, मिनिमा आएगा ना। तो अगर ये जहां पे मैंने डैश लगाया है, अगर मेरे भाई ये किसकी पोजीशन है, फर्स्ट मिनिमा की, किसकी पोजीशन है, फर्स्ट मिनिमा की, θ1 डैश लिखा मैंने, डैश मिनिमास के लिए। तो अगर ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है, इसका मतलब यहां तक सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है। भाई सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होगा तभी मिनिमा शुरू होगा। ऐसे ही दूसरी साइड भी भाई, ये क्या है, इट इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ये भी किसकी पोजीशन होगी, फर्स्ट मिनिमा। तो ये जो पॉइंट है यहां तक भी क्या फैला हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है ना। तो आई मीन टू से भैया वो जो मैंने बनाया था ना, ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये भी पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा है। तो बीच में दो मिनिमा के बीच में, दोनों साइड पे दो मिनिमा है, उसके बीच में भैया क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करने जा रहा हूं मैं। तो ये दे रहा है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। लेकिन आपको पता है मिनिमा के लिए जो थीटा डैश है वो n लैम्डा बाई डी होता है। इस हिसाब से जो फर्स्ट मिनिमा के लिए n की जगह 1 भर देंगे तो लैम्डा बाई डी आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन आ गई लैम्डा बाई डी। तो ये जो एंगल है फर्स्ट मिनिमा वाला, ये एंगल, ये θ1 है ना, ठीक है जी। ये जो एंगल है इट इज θ1 डैश। तो ये हमें एंगुलर पोजीशन दे रहा है फर्स्ट मिनिमा की, क्या है ये, इट इज θ1 डैश। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी ये भी क्या है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा भैया क्या मिलेगा, ये भी θ1 डैश होगा। θ1 डैश की वैल्यू ये रही। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना स्प्रेड किया हुआ है। तो यार अगर मैं देखूं तो ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है, टोटल, तो ये क्या हो गया, स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो गया ना। तो ये जो टोटल एंगल है भाई, दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये थीटा है, ये क्या है, इट इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बाकी कुछ नहीं है, वो मिली पड़ी है। अगर आप ध्यान से सुनो तो ये स्लिट थी, यहां पे स्लिट है, ये स्क्रीन था यार। स्लिट और स्क्रीन के बीच में हमने डिस्टेंस को किससे डिनोट किया होता है, कैपिटल डी से, ठीक है जी। स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको किससे डिनोट किया होता है, कैपिटल डी से। अब बेटा जी ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस डी है, ये एंगल है,
ये भी अप्रोक्सीमेटली डी ही होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तो ये स्प्रेडिंग इनकी होती ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पे लॉजिक लगाता हूं, ये वाला ट्रायंगल एक बार रिक्रिएट करता हूं, ये स्थिति बनेगी, ये एंगल θ1 डैश है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी है। अगर मैं यहां पे लगा दूं थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस वाला कंसेप्ट, क्या लगाते हैं, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस वाला कंसेप्ट, ठीक है जी। थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस वाला कंसेप्ट। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसको y मान लेता हूं। ये d जो है ना कैपिटल D, ये बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस आएगा। और ये एंगल कितना था, θ1 डैश। तो θ1 डैश इक्वल टू क्या आया, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। यहां से y इक्वल टू क्या आ गया, θ1 डैश इंटू डी। ओके जी। अब हमने θ1 डैश कितना कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा लैम्डा बाय डी। अब यहां से क्या लिख देते हैं, इसकी जगह लैम्डा बाय डी लिख देते हैं, ये बन गया लैम्डा डी बाय डी। सुनते रहो, अभी बात खत्म कर रहे हैं। तो बेटा ये θ1 डैश क्या है, जो θ1 डैश है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है एंगुलर स्प्रेड ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन दे रहा है। ये क्या दे रहा है हमें, डिस्टेंस के फॉर्म में फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन दे रहा है। लेकिन अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है सेंट्रल मैक्सिमा की क्या फाइंड करना, विड्थ फाइंड करना। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी एंगुलर विड्थ भी निकली पड़ी है। इस θ1 को डबल ही तो करना है। ये θ1 डैश जो है, दोनों तरफ θ1 डैश है, इसको डबल कर दे, दोनों को ऐड कर दे, सेम ही तो है, डबल कर दे तो क्या आ जाएगी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और ये y क्या थी, ये विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा है ना, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इसका डबल कर दे तो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा दोनों तरफ ही फैला हुआ है। जो भी है आपकी आंखों के सामने है बेटा। बात लगभग अपनी खत्म हो गई। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमने कैलकुलेट कर ही लिए। इस स्टेप के बाद आप लिख दोगे, ये बेटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा प्रोवाइड कर रहा है। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा प्रोवाइड कर रहा है, ये एंगुलर पोजीशन और वो पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम सारी सिचुएशन को देखते हैं कि फ्रॉम डिस्कशन एंड, अगला स्टेप लिख लेना, फ्रॉम फिगर, जो हमारी फिगर है भैया उसके हिसाब से विड्थ, पहले एंगुलर निकाल लो, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ गई बेटा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इट विल बी इक्वल टू 2 θ1 डैश, इट विल बी इक्वल टू 2 θ1 डैश कितना था, लैम्डा बाय डी, यानी कि इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी। याद रखना एंगुलर विड्थ होती है 2 लैम्डा बाय डी। ऐसे क्या फाइंड कर सकते हो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हमने क्या फाइंड करनी होती, इसकी विड्थ फाइंड करनी होती है यार, तो विड्थ फाइंड करते वक्त क्या लिखते हैं, ये एंगुलर विड्थ है, फिर हम लिखते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ देखें, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो वो क्या होगी, उसको बीटा मान लेते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो, इट विल बी इक्वल टू 2y। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ यहां से यहां तक जा रही है, इट विल बी इक्वल टू 2y। ठीक है जी।
तो ये 2y होगी यार। 2y का मतलब 2 इंटू वाई हमने निकाल दिया वहां पर, लैम्डा डी बाय डी। तो याद रखना होगा ये अपना रिजल्ट है जो हमने थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अभी आपको लिखवाया था कि क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या लेनी है भाई, ये एंगुलर विड्थ है 2 लैम्डा बाय डी, ये क्या है 2 लैम्डा डी बाय डी। वो बात अब दिख ही रही है कि इसमें थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, और यहां पर जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल डी है। अगर हम इंटरफेरेंस को याद करते हैं तो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ वो सबकी क्या होती थी, सेम होती थी, और कितनी होती थी, लैम्डा डी बाय डी। यहां क्या आ रही है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाय डी। थोड़ा सा फर्क और है, डी तो वही चीज है, लैम्डा वही चीज है, लेकिन इंटरफेरेंस में जो स्मॉल डी होता है बेटा वो दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। यहां पर जो स्मॉल डी है वो विड्थ ऑफ द स्लिट है, क्योंकि स्लिट अपने पास एक ही है, स्मॉल डी इज विड्थ ऑफ द स्लिट। ओके, इंटरफेरेंस में सबकी जो विड्थ होती थी वो सेम होती थी। यहां पर बेटा सबकी विड्थ सेम नहीं आनी है, तो पहले पार्ट में आपने यहां पर क्या फाइंड कर लिया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि कितनी आ गई 2 लैम्डा डी बाय डी। अब इसी में एक छोटी सी सब हेडिंग और डाल लो, विड्थ ऑफ एनथ मैक्सिमा, विड्थ ऑफ एनथ मैक्सिमा। तो यार सिंपल सी कहानी है, अगर हमें विड्थ ऑफ एनथ मैक्सिमा चाहिए, विड्थ ऑफ एनथ मैक्सिमा, सब हेडिंग सी डाल लेना, इसी के बीच में बात खत्म हो रही है। अगर मुझे क्या चाहिए हो, विड्थ ऑफ एनथ मैक्सिमा, तो जो एनथ मैक्सिमा है उसकी अगर मैं एंगुलर विड्थ देखता हूं, पहले एंगुलर ही निकाल लेते होते हैं, तो ये विड्थ ऑफ एनथ मैक्सिमा अगर, तो ये क्या होगी बेटा, एनथ मैक्सिमा की विड्थ दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का डिस्टेंस होगा, दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का डिस्टेंस होगा। एनथ मैक्सिमा की मुझे विड्थ चाहिए। अब जितने भी मिनिमास हैं, सोचो जो पहला मिनिमा था वो क्या है, फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाय डी पे है, जो अगला मिनिमा है वो कहां पे है, 2 लैम्डा बाय डी पे है। मेरे भाई जो अगला मिनिमा है वो 3 लैम्डा बाय डी पे है। मेरी बहनों जो अगला मिनिमा है वो 4 लैम्डा बाय डी पे है। मिनिमा की पोजीशन है ना यार, दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा आएगा ना, तो अगर मैं सेकंड और फर्स्ट के बीच की बात करता हूं, सेकंड और फर्स्ट के बीच में क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा ना। सेंट्रल पे क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा। ये क्या है मेरे भाई, सेकंड मिनिमा। अब सेकंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में फर्स्ट मैक्सिमा आएगा ना, ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा होता है भाई, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा जो है सेकंड और फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है ना, ये जो सेकंड मैक्सिमा है, थर्ड और सेकंड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है ना, वो आप देख पा रहे हो सेम ही है। इसमें से इसको माइनस कर दे तो 2 लैम्डा बाय डी माइनस लैम्डा बाय डी, लैम्डा डी आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दे तो भी लैम्डा बाय डी आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दे तो भी लैम्डा बाय डी आएगा। मैं कह रहा था एनथ मैक्सिमा के लिए, यानी फर्स्ट मैक्सिमा के लिए सेकेंड -1 करना है ना, तो यहां पर ये एनथ है तो ये n प्लस 1th मिनिमा आएगा माइनस ये एनथ मिनिमा आएगा। जैसे मैंने बोला यार, फर्स्ट मैक्सिमा में सेकेंड माइनस फर्स्ट मिनिमा करना पड़ेगा। वो सही सब
सेम ही रहे हैं, तो एनथ मैक्सिमा की विड्थ अगर मैं चेक करूंगा तो इसमें से इसको या इसके में से इसको माइनस करेगा तो आएगा लैम्डा बाय डी। ये एंगुलर विड्थ है, ठीक है। ये कौन सी होती है? एंगुलर विड्थ होती है। और अगर मैं बीटा निकालूंगा अगले मैक्सिमस के लिए तो वो लैम्डा डी बाय डी आ जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जी जो सेंटर वाला मैक्सिमा है ना, सेंटर वाला मैक्सिमा, उसकी विड्थ तो है 2 लैम्डा डी बाई डी, सेंटर वाले की। जो अगले जितने भी मैक्सिमास हैं उनकी विड्थ कितनी आएगी? लैम्डा डी बाई डी। जितने मिनिमास हैं उनको भी करके देख ले, उनका भी रिजल्ट क्या आएगा? लैम्डा डी बाय डी आएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा सेंटर वाले को छोड़ दे, अगले जितने भी मैक्सिमास और मिनिमा उनकी विड्थ आएगी लैम्डा डी बाय डी, जैसे इंटरफेरेंस में आती थी। सेंटर वाले की कितनी आएगी? 2 लैम्डा डी बाय डी। इंटरफेरेंस में सबकी क्या रहती है? सेम होती है। सेंटर वाले से लेकर हर एक की क्या होती है? सेम ही होती है। इस बात का ख्याल रखना मेरे भाई। ओके जी, तो आप इसको रिवाइज करो सारे को। डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट खत्म है, वो 4 पॉइंट में है। 5वां पॉइंट तो जनरल है, डिफरेंस बिटवीन डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। 5वां पॉइंट जनरल था अपना, वो डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट के बीच में मैं डाल देता होता हूं कि चल यार इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में फर्क भी 2-4 लिखा ना। तो अगली बात है डिफरेंस बिटवीन, ये खत्म हो गया बेटा। डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट हमने क्लोज कर दिया। रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे। अगली बात जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वो 5th पॉइंट था, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। वो आप अपने नोट्स खोलोगे, नोट्स में आपको टेबल बना हुआ दिखाई देगा, उसमें इनके बीच में डिफरेंस दिखाई देंगे आपको। आपने वो याद करनी है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। देखो हमने बोर्ड पर चीजें वो लिखती हैं जो एग्जाम में आनी होती हैं। वही पुराना डायलॉग है अपना कि भैया जो बोर्ड पे आएगा वही बोर्ड में आएगा। जो बोर्ड पे करा दिया उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी है, 100% गारंटी के साथ। तो पूरे साल में जो भी हमने थ्रू आउट सिलेबस किया, तुम ये समझ लो जो बोर्ड पे करा दिया बस वही करना है, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। 100% जो आपको क्लास में कराया हुआ है ना उसी में से आएगा। अब इसीलिए इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो आमतौर पे क्वेश्चन आता रहता है, तो मुझे बोर्ड पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ आपने अपने नोट्स खोलने हैं, 2-4 पॉइंट्स दे रखे होंगे, उनको रीड आउट कर लेना। कुछ डिफरेंस तो वैसे ही रट गए आपको कि जी इंटरफेरेंस में, अगर वाईडीएस की बात करूं, इंटरफेरेंस में सारे के सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम रहती है। यहां पर डायफ्रैक्शन में मैक्सिमास की इंटेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। एक तो ये फर्क दिख रहा है आपको। एक ये हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है इंटरफेरेंस में लैम्डा डी बाई डी होती है, डायफ्रैक्शन में कितनी आ रही है? 2 लैम्डा डी बाई डी आ रही है। उसके अलावा 1-2 और बातें लिखी होंगी, देख लेना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आपने ये पक्का लिखना है, ये सबसे खास डिफरेंस है इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में। सुनना कि जी इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम 2 डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। S1 और S2 दो अलग अलग थे। एंड डायफ्रैक्शन इज ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सोर्स। सेम ही स्लिट है, एक ही स्लिट है, उसके डिफरेंट पार्ट्स इंडिपेंडेंट सोर्सेस की तरह एक्ट करते हैं हाइजेन प्रिंसिपल के हिसाब से, और उनकी वेवलेट्स आपस में क्या कर जाती है? इंटरफेयर कर जाते हैं, जिसके कारण डायफ्रैक्शन होता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। 2-4 पॉइंट जितने भी देर के टेबल बनाएंगे, मतलब आपको याद होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन है सिंगल स्लिट डन। अब इसके बाद कुछ छोटी मोटी सी बातें इसी से रिलेटेड और रहती हैं कि डायफ्रैक्शन का यूज कैसे होता है, कहां कहां पर होता है। तो इसको नोट करो, रेस्ट लो 1 मिनट का, बाकी फिर अगली बात भी हम करने जा रहे हैं। तो बेटा यार डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट हमारा खत्म हुआ। मान लो डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म हुआ,
अब यह डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस, मतलब डायफ्रैक्शन के कारण लाइट स्प्रेड होती है। स्प्रेड, डायफ्रैक्शन के कारण लाइट क्या होती है? स्प्रेड होती है। उससे पहले हम मानते थे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जिधर जा रही है वहीं पे पहुंचेगी, लेकिन हमने बोला कि भाई नहीं, एजेस पे ये स्प्रेड हो जाएगी, फैलेगी ये। यानी कि अगर हम मानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम डायफ्रैक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। अगर लाइट को स्ट्रेट लाइन में, हमने स्टार्टिंग में जब डायफ्रैक्शन पढ़ाई तो हमने बोला कि यार ये अपर्चर है, ये सोर्स है, यहां से लाइट निकलती है, ऐसे पहुंचनी चाहिए और ऐसे पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इस पोर्शन में लाइट होनी चाहिए, इस पोर्शन में, और ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा यार कि स्प्रेडिंग हो जाती है लाइट की, एजेस पे क्या होती है? इसकी स्प्रेडिंग होती है। अगर बिल्कुल वेव ऑप्टिक्स के हिसाब, रे ऑप्टिक्स के हिसाब से चलें तो अगर ये सोर्स है, इसके आगे ये अपर्चर है, ठीक है, और यहां पे ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल है, ये अपर्चर है, तो लाइट को सिर्फ यहां से लेके यहां तक होना चाहिए था, लेकिन ये तो स्प्रेड कर रही है, यहां तक भी पहुंच रही है। तो डायफ्रैक्शन मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, स्प्रेड हो जाती है। अब जो रे ऑप्टिक्स है उसमें यह मान के चला जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब कि रे ऑप्टिक्स पढ़ते वक्त आप डायफ्रैक्शन को मान ही नहीं रहे थे, आप इग्नोर करके चल रहे थे कि डायफ्रैक्शन हो ही नहीं रही है, या अगर हो रही है तो इतनी कम हो रही है कि उसको चलो इग्नोर ही कर ले। अब पॉइंट यही है कि जी अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो आप डायफ्रैक्शन इफेक्ट को क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। आप मान के चल रहे हो कि छोड़ो, जो हो रही है बहुत कम हो रही होगी, स्ट्रेट लाइन ही मान लो। अच्छा, डे टू डे लाइफ में जब हम लाइट के साथ डील करते हैं तो मैंने बताया कि वो एसेंशियल कंडीशन थी कि जी साइज ऑफ द वेवलेंथ जो है ऑब्स्टैकल के साइज से मैच करना चाहिए। अब डे टू डे लाइफ में वो बढ़िया मैच करता नहीं है, इसलिए इतना तो शुरू से बात चल रही है कि डे टू डे लाइफ में डायफ्रैक्शन जो है वो इतनी कम होती है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि भैया स्ट्रेट लाइन में ही चलती है और रे ऑप्टिक्स भी बहुत बढ़िया तरीके से चलती रहती है। कहने का मतलब हम पिछले 3-4 दिन से डायफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। अगर तो ऑब्स्टैकल का साइज बड़ा ही छोटा हुआ तो देखो लाइट की डायफ्रैक्शन कुछ नजर आएगी, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इग्नोर कर कर ही चला जाता है। इसीलिए रे ऑप्टिक्स जो है वो वैलिड मान ली जाती है कि ठीक है भैया, मान लो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब पॉइंट ये है कि यार कोई कहता है कि नहीं, मुझे बताओ कि कब डायफ्रैक्शन इग्नोर करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कि कब इग्नोर करनी है, कब इग्नोर नहीं करनी है। कहता हो सकता है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो लाइट ने कि उसकी स्प्रेड इतनी हो गई हो कि जिसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है, डे टू डे लाइफ में हम डायफ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि डायफ्रैक्शन बहुत कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि वो एसेंशियल कंडीशन जो है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल, वो मैच नहीं करती है, डायफ्रैक्शन बहुत कम होती है। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट लेकर आ रहे हैं हम कि जी डायफ्रैक्शन को आप एग्जैक्टली किस पॉइंट तक इग्नोर कर सकते हो, कितनी डायफ्रैक्शन हो जाए कि आप इग्नोर नहीं करोगे, या कितनी डायफ्रैक्शन हो जाए कि आप इग्नोर कर लोगे। अब उसके लिए अपने पास एक कंसेप्ट आ रहा है या एक टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन ही आ जाता होता है कि यार अप टू व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। वो कहता है जितनी यार लाइट ज्यादा दूर जाती जाएगी उतनी ही फैलती जाएगी ना। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पहुंचना था इसने यहां पर, लेकिन ये स्प्रेड हो गई मान ले इतनी। अब मैं कह रहा हूं यार ये स्प्रेडिंग कुछ खास नहीं है, इसलिए क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यार अगर लाइट
ने और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। पहले मान लो मैं यहां था, अब मान लो मैं यहां हो गया, तो लाइट का सोर्स तो वही है, अब ये ऐसे पहुंच गई लाइट, ठीक है जी। अब क्योंकि मैं दूर था, तो अगर मैं पास था तो स्प्रेडिंग इतनी थी, मैंने कहा यार इग्नोर कर दे। अब मैं यहां हूं, लाइट तो वहीं से चल रही है, लाइट इतना स्प्रेड कर चुकी है, तो मुझे लग रहा है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं अगर मैं सोर्स से दूर हूं, दूर हूं, दूर हूं, दूर हूं, तो लाइट स्प्रेड करते करते इतना भी स्प्रेड कर सकती है कि आप उस स्प्रेडिंग को इग्नोर ना कर पाओ। हमारे डिस्कशन का पॉइंट ही ये है कि यार कब तक लाइट को हम स्ट्रेट लाइन में चलते हुए मान लेंगे कि मान ले चल कोई चक्कर नहीं है, और कब हम ये कहें कि नहीं यार अब इतनी डायफ्रैक्शन हो चुकी है, अब इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है, तो हेडिंग ही डालना। अगर मेरा स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है कि मैं क्या करने जा रहा हूं क्लियर हुआ हो, तो आप एक हेडिंग डालोगे, अप टू व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। रे ऑप्टिक्स में तुम मान रहे हो ना कि डायफ्रैक्शन इग्नोर करो, तो कह रहा कब तक ठीक ठाक तरीके से मान सकते हो, तो हेडिंग ही डालना अप टू व्हाट डिस्टेंस, अप टू व्हाट डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा दूर जाते जाओगे सोर्स से उतनी स्प्रेडिंग ज्यादा होती जाएगी, तो अप टू व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, यही हेडिंग डाल दे। ओके, इसका मतलब है, वैसे इसका मतलब क्या निकला कि अप टू व्हाट डिस्टेंस, मीनिंग इसका क्या निकला कि अप टू व्हाट डिस्टेंस डायफ्रैक्शन कैन बी इग्नोर्ड। बात को समझना, अप टू व्हाट डिस्टेंस डायफ्रैक्शन कैन बी इग्नोर्ड। अच्छा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्रेनल डिस्टेंस कहते हैं। कौन सा डिस्टेंस भाई? फ्रेनल डिस्टेंस। तो चाहे आप हेडिंग डाल लो फ्रेनल डिस्टेंस, एक ही बात, चाहे आप हेडिंग डाल लो कि कितने डिस्टेंस तक डायफ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे, चाहे आप हेडिंग डाल लो कि कितने डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वैलिड मानी जाएगी, तो ये अपनी हेडिंग हो गई। या आपकी मेन हेडिंग क्या होगी? फ्रेनल डिस्टेंस। ओके, डिफाइन कर रहा हूं, सुनना पहले। मैंने बोला ये सोर्स है, यहां कहीं सोर्स है, लाइट चल रही है, ठीक है। अच्छा, एजेस पे डायफ्रैक्शन हो गई, तो देखो स्प्रेडिंग कुछ ना कुछ तो अब होगी। ओके, जो स्लिट है अपनी, जो स्लिट है उसकी कुछ, तो ये क्या थी? विड्थ ऑफ स्लिट। हम सिंगल स्लिट को ही लेकर चल रहे हैं, तो सिंगल स्लिट के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। हमने सिंगल स्लिट के रिजल्ट बनाए हैं, तो मेरे पास एक सिंगल स्लिट है, वहां से लाइट निकल रही है, ऐसे ऐसे स्प्रेड हो रही है। अगर मैं मान लो यहां पे कहीं पर हूं, इस जगह पर, तो यार ये स्प्रेडिंग है। मैं कहूंगा यह स्प्रेडिंग ज्यादा नहीं हुई है, छोड़ो, इग्नोर करो, इतनी भी नहीं फैली है, ये एंगल को खास नहीं है। ओके, मैंने बोल दिया। अब दिखने में बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा व्यू मैग्नीफाइड देना होता है ना। ओके, मान लो मैं यहां तक था, यहां तक आते आते लाइट ने और डिस्टेंस कवर किया है, और डिस्टेंस कवर किया मतलब स्प्रेडिंग फिर और जितनी ज्यादा दूर जाती जाएगी लाइट की स्प्रेडिंग तो फैलती जाएगी ना। यहां पे स्प्रेडिंग इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हो गई, मैंने कहा यार अभी भी कोई खास नहीं है, इग्नोर कर दे, तो इतनी ज्यादा खास नहीं है। लेकिन यार जैसे जैसे मैं इस सोर्स से दूर होऊंगा तो जो स्प्रेडिंग है वो बढ़ती जाएगी। यार एक स्टेज ऐसी आएगी जब मुझे कहना पड़ेगा ना यार अब इग्नोर नहीं कर सकते,
अब इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रही है, पहुंचना उसको यहां था, यहां तक पहुंच रही है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब हमें एक लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी ना। अब मान लो ये वो लिमिट है कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि जी यार अब तो स्प्रेडिंग इग्नोर नहीं की जा सकती। मैंने इसको लिमिट मान लिया, बोला इससे कम स्प्रेडिंग होगी तो चल डायफ्रैक्शन इग्नोर कर दूंगा, इससे ज्यादा होगी तो नहीं मैंने इग्नोर करनी। तो ये कंसेप्ट है। तभी मैंने बोला अप टू व्हाट डिस्टेंस। अप टू व्हाट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कहां से लेना है? सोर्स से। अप टू व्हाट डिस्टेंस डायफ्रैक्शन कैन बी इग्नोर्ड। मान ले ये वो डिस्टेंस है जहां तक, डिस्टेंस कहां से? सोर्स से। कहां तक? जहां पे आप हो। ये वो डिस्टेंस है जहां तक डायफ्रैक्शन को इग्नोर कर सकते हैं। मैंने बोला उसको फ्रेनेल डिस्टेंस कहते हैं। फ्रेनेल डिस्टेंस को ZF से डिनोट कर दिया। ले ये ZF हो गया फ्रेनेल डिस्टेंस। तो कल को कोई पूछ ले कि यार फ्रेनेल डिस्टेंस क्या चीज है, तो आप कहना फ्रेनेल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस अप टू विच डायफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। इट इज that distance up to which ray optics is considered to be valid। बोल दो कि भैया फ्रेनेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां तक डायफ्रैक्शन को इग्नोर कर दूंगा, या कह दो ये वो डिस्टेंस है जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है कि लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्प्रेडिंग कर दो, इग्नोर। ओके, उम्मीद है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब इसकी डेफिनेशन कंसेप्ट वाइज सही है, चलेगा। अब बोल दो कि जी ये वो डिस्टेंस है जहां तक डायफ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे। अब इसके बाद इसकी मैथमेटिकल बात भी तो करनी पड़ेगी ना। अब मैथमेटिकल बात में कंसेप्ट ये लगाया गया कि यार अगर फैलते फैलते लाइट की जो स्प्रेडिंग है स्लिट की विड्थ से ज्यादा हो गई, स्लिट की विड्थ से ही ज्यादा हो गई, तो डायफ्रैक्शन इग्नोर नहीं करूंगा, मतलब स्प्रेडिंग हो गई काफी। और अगर ये जो स्प्रेडिंग हुई है ये विड्थ ऑफ द स्लिट से कम है तो मैं स्प्रेडिंग इग्नोर कर दूंगा। स्लिट की विड्थ छोटी ली है हमने, वो कहता है कि अगर स्प्रेडिंग जो है, स्प्रेडिंग विड्थ ऑफ स्लिट से कम है तो इग्नोर कर दूंगा कि डायफ्रैक्शन चल ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अगर स्प्रेडिंग स्लिट की विड्थ से ही ज्यादा हो गई तो इग्नोर नहीं करूंगा। अब बात को सुनो, ये वो डिस्टेंस है जहां तक मैं डायफ्रैक्शन की जो स्प्रेडिंग है उसको इग्नोर कर दूंगा। इस डिस्टेंस को फ्रेनेल डिस्टेंस कहते हैं। और डिफाइन करते वक्त मैंने बोला कि कब तक इग्नोर कर दूंगा? जब तक कि जो स्प्रेडिंग है ना, स्प्रेडिंग, जब तक स्प्रेडिंग यानी जो y है, ये जो चीज है लेस देन विड्थ ऑफ द स्लिट होगी। ये क्या है? स्प्रेडिंग। कितनी स्प्रेड हुई फिगर के हिसाब से देखो। ये क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट। तो पॉइंट क्या है? जब तक ये जो स्प्रेडिंग है विड्थ ऑफ स्लिट से कम है तब तक तो मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर ये इससे ज्यादा हुई तो इग्नोर नहीं करूंगा। वो डिस्टेंस जहां पर स्प्रेडिंग जो है, स्प्रेडिंग बिकम जस्ट इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, दैट इज कॉल्ड फ्रेनेल डिस्टेंस। ले, नई डेफिनेशन बन गई फ्रेनेल डिस्टेंस की। तुम ये भी कह सकते हो वो डिस्टेंस जहां तक मैं स्प्रेडिंग को इग्नोर कर दूंगा, और तुम ये भी कह सकते हो कि वो डिस्टेंस जहां पर जाकर विड्थ ऑफ द स्लिट और जो स्प्रेडिंग है वो इक्वल हो जाएंगे, वो फ्रेनेल डिस्टेंस होगा। तो फ्रेनेल डिस्टेंस की डेफिनेशन असली वाली यही है जो मैं बोल रहा हूं कि जी फ्रेनेल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस from the
source of light at which the spreading of light just become equal to the width of the स्लिट। अब बेटा आप पैटर्न के हिसाब से देखो तो सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा सा बनता होता है। अगर वो सेंट्रल मैक्सिमा सा क्लोज सा है, यानी ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा, तो डायफ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे। सेंटर पे क्या बनता होता था? सेंट्रल मैक्सिमा सा बनता होता है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो यार अगर सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा नहीं फैला हुआ तो डायफ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे। अगर सेंट्रल मैक्सिमा फैलते फैलते ये जो चीज है इतना फैला ना, अगर ये विड्थ ऑफ द स्लिट के इक्वल हो गया, बात अब सेंट्रल मैक्सिमा से जोड़ दी क्योंकि फैल तो पैटर्न ही रहा है ना। तो अगर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी जो एक साइड पे स्प्रेड है, देख लाइट का स्प्रेड करना, तो मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का स्प्रेड करना ही है। जो पैटर्न बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का स्प्रेड करनी है। तो वैसे तो फ्रेनेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां पर विड्थ ऑफ द स्लिट जस्ट इक्वल टू स्प्रेडिंग हो गई। विड्थ ऑफ द स्लिट जस्ट इक्वल टू स्प्रेडिंग हो गई। यार स्प्रेडिंग का क्या मतलब है? स्प्रेडिंग का मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना स्प्रेड कर रहा है। अब सेंट्रल मैक्सिमा एक साइड पर कितना स्प्रेड करता है आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की एक साइड पे जो स्प्रेडिंग होती है वो हमने निकाली थी, वो लैम्डा बाय डी होती है। क्योंकि ये किसकी पोजीशन है? ये फर्स्ट मिनिमा की है ना, और फर्स्ट मिनिमा के लिए जो फिर एंगल था वो कितना था? लैम्डा बाय डी था। तो इसकी वाई हमने क्या निकाली थी? स्प्रेडिंग लैम्डा बाय डी थी। तो पॉइंट ये निकल कर आ रहा है, अगर जो स्प्रेडिंग है जस्ट इक्वल टू डी हो जाए तो वो लिमिट आ गई कि इसके बाद डायफ्रैक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, अब बात ये असल में ये स्प्रेडिंग जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा की ही है एक साइड पर, कि इससे ज्यादा अगर सेंट्रल मैक्सिमा आगे तक बढ़ चुका है तो मतलब डायफ्रैक्शन इग्नोर नहीं होगी। अब यहां पर y कितना रखना पड़ेगा? लैम्डा। अगर y को y इज इक्वल टू डी है ना बेटा, y इज इक्वल टू डी अगर हो जाए तो y इज इक्वल टू जनरली अपने पास था लैम्डा बाय डी। अगर y सॉरी थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी था, y इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी बन जाएगा ना। फर्स्ट मिनिमा के लिए पोजीशन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी था, तो y इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी हो जाएगा ना। ओ भैया याद कर लो, थीटा था ये, उससे ये y हो जाएगा। फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा तो क्या आया था? लैम्डा बाय डी। लेकिन जब इसको निकालोगे तो ये जो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन ये भी लगेगा ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा डी बाय डी हो जाएगा। प्रीवियस वाला पूरा का पूरा टॉपिक याद करो। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एक साइड पे विड्थ कितनी होती थी? लैम्डा डी बाय डी। तो पॉइंट ये है कि y इक्वल टू क्या है? लैम्डा डी बाय डी। अगर y यानी स्प्रेडिंग जस्ट इक्वल टू डी हो गई तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये जस्ट इक्वल टू क्या हो गया? f हो गया ना। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर स्प्रेडिंग विड्थ ऑफ द स्लिट के इक्वल हो जाती है तो ये डिस्टेंस फ्रेनेल डिस्टेंस कहलाता है। ये लिमिट है, इसके बाद हम डायफ्रैक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। तो अगर बेटा y जस्ट इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट हो गया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन कह लो, डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ u कह लो, इसको किसके इक्वल लिखना पड़ेगा? ZF के इक्वल लिखना पड़ेगा। उम्मीद है कहानी समझ में लगी होगी भाई। तो सॉल्व करो इसको। फ्रेनेल डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई भाई आप लोगों को। अगर इसको सॉल्व करते हो तो व्हाट यू विल गेट?
यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रेनल डिस्टेंस। फ्रेनल डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी बेटा हमें। तो अगर मैं यहां पर y की जगह क्या पुट कर रहा हूं, d इक्वल टू लैम्डा, d की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, फ्रेनल डिस्टेंस। यहां पर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ZF इक्वल टू क्या आ जाएगा, d स्क्वायर बाय लैम्डा आ जाएगा। ZF इज इक्वल टू d स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा। यानी ये वो डिस्टेंस है जहां तक आप डायफ्रैक्शन इफेक्ट को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो बेटा। ओके, तो पॉइंट ये है, ZF जो है इट शुड बी लेस देन, ZF जो है ये इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, सॉरी ZF जो है फ्रेनल डिस्टेंस है, मैंने इक्वल किया था ना यहां पर, असल में y इक्वल नहीं लेस होना चाहिए। तो ZF जो आपका डिस्टेंस है ये लेस देन क्या होना चाहिए, ZF होना चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस जो है जितना लाइट ने ट्रेवल किया है वो फ्रेनल डिस्टेंस से कम है, यानी इस डिस्टेंस से कम है, तो बात बन जाएगी। अगर नहीं कम है तो बात नहीं बनेगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है जो लाइट ने ट्रेवल किया, इट शुड बी लेस देन d स्क्वायर बाय लैम्डा, तो डायफ्रैक्शन इग्नोर हो जाएगी। तो ये जो मैंने लिखा ना, दिस इज कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ये है यार रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी की कंडीशन कि लाइट d स्क्वायर बाय लैम्डा यानी फ्रेनल डिस्टेंस से कम डिस्टेंस ट्रेवल की हुई होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर कि यार कैसे तुम कह देते हो कि डे टू डे लाइफ में डायफ्रैक्शन को हम इग्नोर करेंगे, या डे टू डे लाइफ में ना जो लाइट है वो आई से रिलेटेड है। ठीक है, अपनी जो आई है उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि आई का कुछ ना कुछ क्या है, एपर्चर है ना बेटा। तब आई का एपर्चर है, उसके हिसाब से डायफ्रैक्शन अगर मैं चेक करूं तो आई का जो बेटा एपर्चर का साइज है ना, उसके जहां से लाइट एंटर करती है वो 2 mm है, 2 mm। अगर मैं फ्रेनल डिस्टेंस चेक करता हूं तो फ्रेनल डिस्टेंस क्या होता है, इट इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय लैम्डा। बात लाइट की चल रही है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपको पता ही है 400 से 700 नैनोमीटर होती है। मैं इसकी एवरेज सी वैल्यू 500 ले लेता हूं। तो अगर मैं ZF देखूं, D यानी 2 mm, 2 mm यानी 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 mm है, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। और ये कितनी ले ली मैंने, चल 500 इंटू 10⁻⁹ कितनी हो गई भाई, 500, 500 नैनोमीटर है लैम्डा। इसको सॉल्व करूं तो आ जाता है 4 इंटू 10⁻⁶। नीचे कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻⁷ आ गया। ठीक है, 4/5 इंटू 10⁻⁷ आ गया ना। नैनोमीटर को मैंने 2 जीरोस को दे दिए। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनता है 4/5 इंटू, ये 6 कट गए, 1 बचा, ये ऊपर चले गया, ये बच गया। ये कितना आ गया, 2। ठीक है, 4 2 जा 8, कितना आ गया, 8 मीटर, 8 मीटर आ गया। अब बेटा हम डे टू डे लाइफ में जब हम डील कर रहे हैं, हम आई के प्यूपिल के हिसाब से डील कर रहे हैं, हमारी आई तक लाइट चलती है। तो फ्रेनल डिस्टेंस कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। 8 मीटर काफी होता है, 8 मीटर काफी होता है। यानी कि 8 मीटर तक तो अगर लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो हम उस डायफ्रैक्शन इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर
कर सकते हैं। उसके अलावा भी अब कई एग्जाम्पल्स इसके यार बनते हैं। फिलहाल फ्रेनेल डिस्टेंस लास्ट टॉपिक था डायफ्रैक्शन का, लेकिन वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फ्रेनेल डिस्टेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपने कि जो फ्रेनेल डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय लैम्डा। बाकी डायफ्रैक्शन के जो एग्जाम्पल्स आए थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के लिए जो फार्मूले आए थे वो आपने देख ही लिए हैं, तो इतना करो। बाकी फिर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह पर चलेंगे, वो भी कवर अप कर रहे हैं, वो लाइव क्लास में चलते होते हैं, आपको पता ही है। वीडियो की जरूरत पड़ी न्यूमेरिकल्स के लिए तो वो भी आपको बना देंगे। अदरवाइज हमारी तरफ से डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। डायफ्रैक्शन की एप्लीकेशन कई और जगह पर भी है, जैसे एक रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी डायफ्रैक्शन कंसेप्ट का यूज होता है, वो भी आपको बता देंगे बीच में, न्यूमेरिकल्स के साथ ही आपको वो भी कवर अप करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से डायफ्रैक्शन क्लोज्ड है। वेव ऑप्टिक्स अगर सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से देख लो तो क्लोज्ड है। सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से देख लें तो क्लोज हो गई। एक टॉपिक होता है पोलराइजेशन, वो इन्होंने सिलेबस से काट दिया हुआ है, लेकिन हम आपको पोलराइजेशन वाला वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत करना, जब बोर्ड एग्जाम होगा, जब वो कॉम्पिटिटिव में, तो लेकिन उसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आने हैं आप। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। न्यूमेरिकल्स करो, अगले कुछ दिन आपकी लाइव क्लास लगेगी जिसमें हम न्यूमेरिकल वगैरह कवर अप करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।